नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। तो 2026-27 का केंद्रीय बजट आ चुका है और हम सब ने सुर्खियां तो देख ही ली हैं। आज हमारे पास वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति है और हमारा मकसद है इन सुर्खियों के मतलब इनके पीछे की कहानी को समझना। सरकार असल में कौन से बड़े दांव लगा रहे हैं। चलिए इस दस्तावेज की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में ही एक एक बहुत दिलचस्प बात दिखती है। बजट को 3 कर्तव्यों के फ्रेमवर्क में रखा गया है। हाँ, मैंने भी ये देखा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सरकार की सोच बताता है। पहला, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। जी, उसको जमीन पर उतारना। एक तरह से ये इस पूरे बजट का विजन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले कर्तव्य से शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। यहां मुझे जो सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है वो है पब्लिक केपेक्स का 12,22,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इस रकम के पीछे की सोच को समझना जरूरी है। ये सिर्फ सड़कें या पुल बनाने के बारे में नहीं है। जब सरकार इतना पैसा सीधे अर्थव्यवस्था में डालती है तो इसका मतलब है कि सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन। हाँ, जो कोर सेक्टर है। बिल्कुल, उन कोर सेक्टर में मांग पैदा होती है। ये लाखों नौकरियों को बढ़ावा देने की एक सीधी कोशिश है। और इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा कनेक्टिविटी पे जा रहा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात है। जी, और उन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा गया है। ये एक नया शब्द है। हाँ, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सरकार अब सिर्फ शहरों को ए से बी तक जोड़ने के बारे में नहीं सोच रही है। ये कॉरिडोर जैसे मुंबई पुणे या दिल्ली वाराणसी, ये अपने आप में आर्थिक केंद्र बन जाएंगे। अच्छा। इनके आसपास नए शहर बसेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे। और माल ढुलाई के लिए भी कुछ है। हाँ, नए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी में भी 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग। हाँ, और इसकी शुरुआत ओडिशा के NW5 से हो रही है। अब सोचिए, तालचेर और अंगुल जैसे जो खनिज से भरे इलाके हैं, उनका माल सीधे पारादीप और धामरा जैसे बंदरगाहों तक पहुंचेगा। इससे तो लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत घट जाएगी। बिल्कुल, कोयले का, खनिजों का ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और हमारा सामान दुनिया के बाजारों में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ खास सेक्टरों पर भी फोकस दिख रहा है। बायोफार्मा शक्ति योजना का जिक्र है। ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसके लिए। जी, अभी तक हम जेनेरिक दवाओं के बादशाह थे, मतलब एक तरह से दवाओं की मारुति 800। लेकिन भविष्य है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर जैसी एडवांस दवाओं का। ये योजना 3 नए नाइपर बनाने और 7 को अपग्रेड करने की बात करती है, ताकि हम इन हाईटेक दवाओं के रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के लीडर बन सकें। तो मतलब दुनिया की फार्मेसी से दुनिया की एडवांस्ड फार्मेसी बनने की तैयारी। सही पकड़ा, यही महत्वाकांक्षा है। और एमएसएमईज के लिए भी 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड है। पर एमएसएमईज के लिए तो पहले से ही कई योजनाएं हैं, ये उनसे अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। ये फंड सिर्फ कर्ज देने के लिए नहीं है। इसका मकसद है उन छोटी और मझोली कंपनियों में इक्विटी यानी हिस्सेदारी खरीदना, जिनमें भविष्य का यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। अच्छा, तो सरकार एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोच रही है। बिल्कुल, उन कंपनियों को पहचानो और उनमें निवेश करो जो कल की चैंपियन बन सकती हैं। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था के इंजन को तेल देने की बात। लेकिन इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मतलब उनकी पढ़ाई, उनके कौशल और नौकरियों के लिए भी इस बजट में कुछ है? बिल्कुल, और यहाँ बजट का दूसरा कर्तव्य सामने आता है, लोगों की क्षमता का निर्माण। और इसमें सरकार भविष्य पर नजर रख रही है, जैसे कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर। हाँ, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। सही कहा आपने। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई की मदद से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स बनाई जाएंगी। मतलब हम अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, बल्कि अब गेम डिजाइनर और VFX आर्टिस्ट बनने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जी, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और एक और दिलचस्प पहल है उच्च शिक्षा में छात्राओं के लिए। स्टेम संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, और ये बहुत ही व्यवहारिक कदम है। कई बार अच्छी शिक्षा के अवसर सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि दूसरे शहर में रहने की सुरक्षित जगह नहीं होती। सही बात है। ये कदम उस बाधा को दूर करेगा
और ज्यादा लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेगा। खेलो इंडिया को भी अब खेलो इंडिया मिशन का रूप दिया जा रहा है। ये सिर्फ नाम का बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? ये एक बड़ी सोच है। अब फोकस सिर्फ टूर्नामेंट करवाने पर नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर है। अगले दशक का लक्ष्य है प्रतिभा की पहचान, कोचों की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ओलंपिक की मेडल टैली में ऊपर आने की तैयारी। बिल्कुल। बस तीसरे कर्तव्य पर आते हैं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ किसानों के लिए एक एआई टूल भारत विस्तार की बात की गई है। हाँ, ये तकनीक को खेत तक ले जाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। सोचिए, एक किसान अपनी स्थानीय भाषा में एआई से पूछ सकता है कि मौसम कैसा रहेगा या कौन सी फसल बोनी चाहिए, या उसकी फसल में कौन सी बीमारी लगी है। जी। ये एग्रीस्टैक जैसे सरकारी पोर्टल्स के डेटा को एआई से जोड़कर हर किसान को एक पर्सनल कृषि सलाहकार देगा। ये खेती में निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य, जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ बड़े ऐलान हैं। और ये बहुत जरूरी है। निमांस 2 की स्थापना और रांची तीजपुर के संस्थानों को अपग्रेड करना, ये दिखाता है कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही गंभीरता से ले रही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, टैक्स। सबसे बड़ी खबर तो यही लगती है कि अप्रैल 2026 से एक नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। हाँ, और ये सिर्फ कुछ नियमों को बदलना नहीं है, इसका मकसद है दशकों पुराने उलझे हुए कानूनों को खत्म करना। उम्मीद है कि इससे टैक्स की गणना आसान होगी और विवाद कम होंगे। पर असली परीक्षा तो इस बात की होगी कि क्या यह वाकई सरल है, या सिर्फ पुराने नियमों का एक नया और जटिल संस्करण। बिल्कुल सही कहा आपने। आम करदाताओं के लिए तत्काल कोई राहत है? टीसीएस दरों में कटौती का काफी जिक्र हो रहा है। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। दिक्कत ये थी कि विदेशी टूर पैकेज पर 20% की ऊंची दर से लोगों का काफी पैसा ब्लॉक हो रहा था। हाँ, वो तो था। अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। आईटी सेक्टर के लिए भी दो बड़ी घोषणाएं हैं। एक तो सेफ हार्बर लिमिट को बढ़ाया गया है और दूसरा डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हॉलिडे। पहले ये सेफ हार्बर को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। सेफ हार्बर एक तरह की गारंटी है जो सरकार आईटी कंपनियों को देती है कि अगर कोई भारतीय आईटी कंपनी अपनी ही विदेशी ब्रांच के साथ लेन-देन में एक तय मुनाफा दिखाती है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। अच्छा। इस लिमिट को 300 करोड़ से 2000 करोड़ करने का मतलब है कि अब देश की बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां भी इस आसान रास्ते का फायदा उठा सकेंगी। और डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे, ये तो बहुत बड़ा ऐलान है। ये एक बहुत बड़ा दांव है। सरकार भारत को सिंगापुर या आयरलैंड की तरह एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने की कोशिश कर रही है। 2047 तक टैक्स छूट। जी, इसका मतलब है कि हम अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यहाँ अपने सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए लुभा रहे हैं। इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि देश की, क्या कहते हैं, डिजिटल सॉवरेनिटी पर भी पड़ेगा। हमारा डेटा हमारी सीमाओं के अंदर रहेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स यानी कस्टम्स ड्यूटी की बात करते हैं। यहाँ क्या खास है? यहाँ एक दोहरी रणनीति दिखती है। एक तरफ आम लोगों को राहत देने के लिए पर्सनल इस्तेमाल के लिए विदेश से लाए जाने वाले सामान पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। और 17 जरूरी दवाओं पर भी ड्यूटी हटाई गई है। हाँ, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन बैटरी सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी छूट जारी रखी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। सिंगल डिजिटल विंडो की बात है। हाँ, और ये कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले हमें बिजली पानी का बिल भरने के लिए अलग अलग लाइन में लगना पड़ता था। और अब सब कुछ एक ऐप पर हो जाता है। बिल्कुल, ये सिंगल विंडो कार्गो क्लियर करने के लिए वही काम करेगी। कस्टम, पोर्ट, एफएसएसआई, सबकी मंजूरी एक ही जगह से। आखिर में बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो अर्थव्यवस्था की सेहत बताते हैं। राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% रखा गया है। इसका क्या मतलब है? राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। 4.3% का लक्ष्य ये दिखाता है कि सरकार अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारना चाहती, जो कि अर्थव्यवस्था की सेहत और विदेशी निवेशकों के भरोसे के लिए एक अच्छा संकेत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट लंबी अवधि की सोच वाला लगता है। एक तरफ
इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर बड़े दांव हैं। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ किसानों, छात्रों और छोटे कारोबारियों के लिए लक्षित योजनाएं हैं। हाँ, ये महत्वाकांक्षा और समावेशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ हाई स्पीड रेल और डेटा सेंटर्स की बात है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए एआई टूल और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान है। सही बात है। कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनका पूरा असर हमें आज नहीं बल्कि अगले 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। एक तरह से अगले दशक के भारत की नींव रखने वाला बजट लगता है। जी, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। एक तरफ भारत विस्तार जैसा एआई टूल है जो भारत में ही बना है और किसानों को उनकी भाषा में मदद करेगा। दूसरी तरफ हम 2047 तक विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स हॉलिडे दे रहे हैं ताकि वो भारत को अपना घर बनाए। ये दोनों ही तकनीकें अलग-अलग पहलू हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगले दशक में टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक टूल ज्यादा होगी या खुद एक डेस्टिनेशन बन जाएगी, और इन दोनों के बीच का संतुलन हम कैसे साधेंगे?